चीन के साथ हमारा कोई समझौता हुआ नहीं है और RCEP में तो चीन भी है। अगर चीन से आने वाले 90% सामानों पर 0 टैरिफ हो जाएगा तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचेगा कि हम अपने उद्योगों को बचा सकें, जो पहले से ही बहुत बड़े संकट में है चीनी डंपिंग के कारण। सरकार को बात समझ में आई और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ और पूरे दुनिया में स्वदेशी जागरण मंच के नाम से गया। ये एक ही संगठन है जिसने सरकार को बाध्य कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी बैंकॉक में गए, मंच से उठे, हस्ताक्षर करने के लिए टीम गई हुई थी, मंच से उठे, उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि मैं इस समझौते पर हस्ताक्षर करूं। मित्रों, वो समझौता नहीं होगा। ये कैसे संभव होता है? ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश में हमारे स्वदेशी जागरण मंच के जिला तक के कार्यकर्ताओं को RCEP क्या है, जहां पूरे बुद्धिजीवी वर्ग को भी मालूम नहीं था कि RCEP क्या है, उसके क्या खतरे हैं, हमारे जिला तक के कार्यकर्ताओं को इस बात का समझ थी और 400 जिलों में जिलाधीश के सामने स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसके कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। मैंने जैसे कहा, ये काम तो हमारा है ही और इसके लिए हमें गर्व है कि चाहे वो किसान के विरोध में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की बात थी, चाहे वो GM की बात थी, चाहे वो RCEP की बात थी, चाहे वो एयर इंडिया के अधिग्रहण के प्राइवेटाइजेशन की बात थी, चाहे दूसरे कुछ जितने भी विषय रोज आते हैं, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। इस देश को हमने महान बनाना। अभी तक दुनिया में क्या चल रहा है? एक तरफ पूंजीवाद चल रहा है। पूंजीवाद के तहत हम कहते हैं कि हाँ, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां विकसित होंगी, Amazon, फ्लिपकार्ट बनेगी, पेप्सी, कोक होगा, बाकी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी। हमारे देश की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, दूसरे लोग हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये बात भी सच है, अगर इसके कारण हमारे देश के लोगों का रोजगार घटता है, अगर इसके कारण हमारा गरीब उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है, अगर हमारे लघु उद्यमी संकट में रहते हैं, अगर हमारे कुटीर उद्योग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगर हमारी कृषि पीछे रह जाती है, अगर हमारा किसान कमजोर रह जाता है, तो ऐसे विकास की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा विकास जो मात्र 5-7% लोगों को लाभ देता हो, इस प्रकार के विकास की जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान सरकार गरीबों के उत्थान के लिए बहुत काम कर रही है, हमने देखा, और वो बहुत सही दिशा में है। हमने देखा कि पिछले 10 सालों में 3 करोड़ घर बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, 1 करोड़ घर बनाए गए हैं शहरी क्षेत्रों में। हर घर में बिजली पहुंची है, हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंचा है, हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा है, स्वच्छता का इंतजाम हुआ है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी विकसित हुई हैं। और इसके कारण विश्व बैंक ने ये कहा है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बराबरी वाला देश बन गया है। ये सोच हमारे उस विचार की विजय है जिसमें कहा जाता है कि जब आप आर्थिक नीतियां बनाएं
तो उसमें इस बात का विचार करें कि क्या वो आर्थिक नीति पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही। यही बात महात्मा गांधी ने भी कही, यही बात दीनदयाल जी ने भी कही, तो यही बात दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भी कही। हमारी नीतियां ऐसी बननी चाहिए जिससे हम अंतिम व्यक्ति का विचार करें। लेकिन क्या यही एक अंतिम लक्ष्य है? क्या ये संभव है कि जब ये घर 10-20 साल के बाद उनको मरम्मत की जरूरत पड़ेगी या बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्या ये संभव हो सकेगा कि जिन लोगों के वो घर बने हैं वो अपनी आमदनी से, अपनी मेहनत से उस घर को दोबारा बना सकें? क्या ये संभव होगा कि जो हम गरीब के लिए पैसा पहुंचा रहे हैं वो हमेशा पहुंचाया जाता रहेगा सरकार के माध्यम से? हम देखते हैं कि दुनिया में किसी देश में भी ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। वेनेजुएला का हमारे पास उदाहरण है। वेनेजुएला एक डेवलप्ड कंट्री होता था, डेवलप्ड देश होता था, विकसित देश था। वहाँ के लोगों के पास तमाम सुविधाएं थी, सरकार उससे भी ज़्यादा उनको दिया करती थी। लेकिन जैसे ही तेल की कीमत कम हुई, सरकार की आमदनी घटी, भ्रष्टाचार बढ़ा, वहाँ आज ये स्थिति है कि पिछले कुछ सालों में वहाँ के लोगों की